कहानी है समरपुर गांव में रहने वाले मोहित की। मोहित इस गांव का फेमस पानी पूरी वाला था। वो गांव के बस स्टॉप पर पानी पूरी का ठेला लगाता था। उसकी स्वादिष्ट पानी पूरी का स्वाद लोगों के सर चढ़कर बोलता था। वो स्वच्छता और शुद्धता का भी बहुत ख्याल रखता था, इसीलिए हर कोई उसके पानी पूरी का स्वाद चखना चाहता था और उसके ठेले के आसपास हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। मोहित भाई, इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी बनाना कहाँ से सीखा? सीखता कहाँ से, तुम सबके प्यार ने सिखा दिया। तुम सबको मेरी पानी पूरी अच्छी लगती है, इसलिए मैं मन लगाकर इन्हें बनाता हूँ। मैंने शहर में भी पानी पूरी खाई है, पर जैसा स्वाद आपकी पानी पूरी खाने में आया ना, वैसा कहीं नहीं आया। स्वादिष्ट और शुद्ध तो है ही, ऊपर से दाम भी ज्यादा नहीं है। 20 रुपए की प्लेट तो हर कोई खा सकता है। अगले दिन मोहित घर में पानी पूरी बना रहा होता है कि तभी उसकी पत्नी सरला उससे कहती है, सुनो, कल का कुछ पानी बचा है, उसे आज जो ताज़ा पानी बनाया है उसमें मिला दूं क्या? खबरदार सरला, ऐसा भूलकर भी कभी मत करना, क्योंकि मैं अपने ग्राहकों को शुद्ध और ताज़ा पानी पूरी खिलाता हूँ। मुझे अपनी ईमानदारी और लोगों की सेहत से बढ़कर कोई चीज प्यारी नहीं। ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। अगर हर दुकानदार आपकी तरह सोचने लगे तो दुकानदारों से किसी को भी शिकायत ही ना हो। सरला ये कह ही रही होती है कि तभी वहाँ उनकी बेटी गुनगुन आ जाती है। पापा, क्या बना रहे हो? रोज क्या बनाता हूँ बिटिया? रोज तो आप पानी पूरी बनाते हैं, स्वादिष्ट मजेदार पानी पूरी। ये सुनकर मोहित को बहुत खुशी होती है और वो गुनगुन से पूछता है, तुम्हें मेरे हाथों से बनी पानी पूरी अच्छी लगती है? वो तो सभी को लगती है। मैं तो यूं ही कह रही थी कि कल मेरी सहेली सपना का जन्मदिन है। क्या आप उनके घर चलकर पानी पूरी बना दोगे? कौन सपना? डिपो वाले सौरभ की बेटी सपना। पर वो लोग कहेंगे तभी तो बनाएंगे महारानी। उन्होंने मुझसे कहा है, तभी तो बोल रही हूँ सयानी। सपना के पापा से मैंने हाँ कर दी है। अच्छा, जब तूने ही हाँ कर दी है तो मैं भला कैसे मना कर सकता हूँ? डिपो वाले के घर उसकी बेटी जन्मदिन उत्सव में मोहित की बनाई पानी पूरी खाकर सब मेहमान उसकी वाहवाही करने लगते हैं, मगर नत्थू हलवाई के कलेजे में आग लग जाती है। उत्सव के बीच नत्थू हलवाई डिपो वाले सौरभ से बात करता है। मिठाइयाँ आदि मुझसे बनवाई थी तो ये पानी पूरी भी मुझसे बनवा लेते। इस ठेली वाले को बुलाने की क्या जरूरत थी भाई? ये ठेली वाला जो स्वादिष्ट पानी पूरी बनाता है, आसपास के गांव में तो क्या शहर में भी कोई नहीं बनाता होगा। अच्छा जी, ऐसी कौन सी अनोखी पानी पूरी बनाता है? तुम खुद ही खाकर देख लो। मोहित की पानी पूरी की इतनी बड़ाई सुनकर हलवाई नत्थू राम से रहा नहीं जाता। वो तुरंत मोहित के पास जाकर कहता है, भाई सुना है कि तुम बड़ी लजीज पानी पूरी बनाते हो, जरा चखाओ तो। हाँ, क्यों नहीं भाई। मोहित की बनाई पानी पूरी चख कर नत्थू हलवाई उसे हैरानी से देखता है और मन ही मन सोचता है, पानी पूरी तो ये भी अच्छी बनाता है, मगर मैं तो इससे भी अच्छी बना सकता हूँ। आखिर मैं शहर का मशहूर हलवाई जो हूँ। नत्थू हलवाई को इस तरह चिंता मगन देखकर मोहित उससे पूछता है, क्यों भाई, कैसी लगी हमारी पानी पूरी? अब पानी पूरी तो तुम्हारी अच्छी है, पर इन्हें बेचते कैसे हो? मुझे ज्यादा का लालच नहीं है भाई, बस 20 रुपया प्रति प्लेट के हिसाब से बेचता हूँ। रोज कितनी बिक जाती है? बस यूं समझ लो, सारा दिन खाने वालों की भीड़ लगी रहती है। दूर दूर के गांव से लोग मेरी पानी पूरी खाने आते हैं। मोहित की ये बात सुनकर नत्थू हलवाई के मन में लालच जाग जाता है और वो हैरान होते हुए सोचता है, क्यों ना मैं भी इसके बगल में पानी पूरी का ठेला लगा लूं। मैं तो हलवाई हूँ और ऊपर से शहर में रहकर ग्राहकों को रिझाने की कला में भी माहिर हो गया हूँ। इसकी ग्राहकी को 2 दिन में धूल चटा दूंगा। इससे 2 गुने 3 गुने दाम में प्लेट बेचूंगा और चांदी कूटूंगा चांदी। यही सोचकर नत्थू हलवाई भी मोहित के बगल में अपना पानी पूरी का ठेला लगा लेता है और ग्राहकों को रिझाने के लिए एक अनोखी तरकीब निकालता है।
आओ आओ भाई बहनों, शहर के मशहूर हलवाई नत्थू राम के हाथों से बनी लजीज पानी पूरी खाओ और 50 की प्लेट खरीद कर 500 रुपए का इनाम जीत लो। उसकी आवाज सुनकर मोहित के ठेले पर खड़े कई लोग नत्थू हलवाई की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ओ भाई, 50 की प्लेट खरीदने पर 500 का इनाम दे रहे हो? ग्राहक के ये पूछने पर नत्थू हलवाई उसे पानी पूरी की प्लेट दिखाते हुए कहता है, हाँ दे रहा हूँ, पर इनाम उसे ही मिलेगा जो ये बड़े वाले पानी पूरी को एक ही बार में खाकर दिखाएगा। क्या स्वादिष्ट और शुद्ध भी है तुम्हारी पानी पूरियाँ? अरे शुद्ध और स्वादिष्ट तो है, तभी तो शहर से यहाँ आया हूँ। दिल्ली शहर की मशहूर पानी पूरियाँ बहन जी, जरा खाकर तो देखो। तो एक प्लेट तो दो। उस दिन से नत्थू हलवाई का धंधा चल निकलता है। लोग 500 रुपए के इनाम के लालच में उससे 50 रुपए की प्लेट खरीदते जरा भी नहीं हिचकते। भाई मुझे प्लेट दो, मैं तुम्हारी इस इनामी पानी पूरी को एक ही बार में खाकर दिखाऊंगा और 500 रुपए का इनाम जीत कर दिखाऊंगा। अरे तू क्या खाकर दिखाएगा रमेश, इसे तो मैं खाकर दिखाऊंगा और इनाम भी मैं ही जीतूंगा। अरे रे झगड़ो मत भाइयों, बस पानी पूरी खाओ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं हर जीतने वाले को पैसा दूंगा। रोज बहुत सारे लोग उस बड़ी वाली पानी पूरी को एक ही बार में खाने की कोशिश करते हैं, मगर खा कोई नहीं पाता। इसीलिए नत्थू हलवाई को किसी को भी पैसे नहीं देने पड़ते, उल्टे उसकी खूब सारी प्लेटें बिक जाती हैं और वो खूब कमाई करता है। उधर बेचारा मोहित उसके ठेले की तरफ देखकर मन ही मन बड़बड़ाता रहता है। लगता है अब यहाँ इसी का काम चलेगा। मैं इससे सस्ती प्लेट बेचता हूँ और ईमानदारी से शुद्ध चीज भी बनाता हूँ, मगर फिर भी कोई मेरी पानी पूरी की तरफ देखना तक नहीं चाहता। मोहित को दिन भर मक्खियाँ मारते देखकर नत्थू हलवाई बहुत खुश होता है और घमंड में चूर होकर उसकी तरफ हंसते हुए उसका मन जलाता रहता है। क्यों भाई, तुम तो बहुत स्वादिष्ट पानी पूरी बनाते हो, फिर भी लोग तुम्हारी पानी पूरी नहीं खा रहे। शायद लोग मेरी पानी पूरी के स्वाद से ऊब गए हैं भाई। आहा सही कहते हो, अब तुम कोई और धंधा करो, क्योंकि तुम्हारा ये धंधा अब नहीं चलेगा। शाम तक 1-2 प्लेट भी नहीं बिक पाती तो मोहित उदास होकर घर लौट जाता है। क्या हुआ जी, इतने उदास क्यों हो? अब मैं पानी पूरी नहीं बेचूंगा सरला, अब मेरी पानी पूरी कोई नहीं खाना चाहता। सब नत्थू हलवाई की महंगी पानी पूरी के स्वाद के कायल हो गए हैं। देखो तो सब माल ऐसे ही पड़ा है। मोहित के इस तरह उदास और हताश हो जाने पर सरला उसे समझाती है, आप हिम्मत रखिए, उस लालची और चालाक नत्थू हलवाई का काम आपकी ईमानदारी के काम के आगे टिक नहीं पाएगा। लोग कुछ ही दिनों में ऊब जाएंगे और फिर सब आपकी पानी पूरी खाना शुरू कर देंगे। हाँ पापा, आपकी स्वादिष्ट और शुद्ध पानी पूरी का स्वाद लोग इतनी आसानी से नहीं भूल सकते। कल से आप उतना ही माल बनाइए जितना बिक सके। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द ही वो अच्छे दिन लौट आएंगे। पत्नी और बेटी के समझाने पर मोहित पानी पूरी बेचता रहता है और उधर नत्थू हलवाई इनाम का लालच देकर लोगों को ज्यादा दिनों तक बेवकूफ नहीं बना पाता। एक दिन सोमदत्त नाम का एक लंबा और पतला आदमी उसके पास आता है। सुना है तुम एक बड़ी पानी पूरी को एक ही बार में खाने वाले को 500 का इनाम देते हो। देता तो हूँ, पर कोई खा तो नहीं पाता है। अगर खा ले तो? खा लेगा तो 500 रुपए दे दूंगा। अगर एक पानी पूरी की जगह कई पानी पूरियाँ खाएगा तो क्या करोगे? ये सुनकर नत्थू हलवाई उसे देखते हुए हंसने लगता है और सोचता है कि ये आदमी तो बस बोल रहा है, इसे खाया वाया नहीं जाएगा। इसीलिए घमंड में आकर वो सोमदत्त से कहता है, तुम जितनी पानी पूरी खाओगे मैं तुम्हें प्रत्येक के लिए 500 रुपए दूंगा, लेकिन अगर तुम नहीं खा पाए तो मुझे पूरे 2000 रुपए दोगे। बोलो मंजूर? हाँ भाई मंजूर। उसके ये कहने पर नत्थू हलवाई उसे बड़े वाली पानी पूरी देता है और सोमदत्त अपना चौड़ा सा मुंह खोलकर उसे एक ही बार में चबा कर निकल जाता है। ये देखकर नत्थू हलवाई बहुत हैरान होकर उसको देखने लगता है। क्या देख रहे हो भाई? और दो, और देते जाओ भाई। देता हूँ। ये कहकर नत्थू हलवाई उसे एक एक करके बड़े वाली पानी पूरियाँ देता जाता है और वो प्रत्येक को एक ही बार में मुंह में रख कर चबा जाता है। इस तरह सोमदत्त 20 पानी पूरियाँ खा जाता है और नत्थू हलवाई के हाथ कांपने लगते हैं।
अरे रे, माफ करो भाई, ऐसे तो मैं लुट जाऊंगा। तो निकालो मेरे 10,000 रुपए और कसम खाओ कि आगे से ग्राहकों को इस तरह बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करोगे। मैं आज के बाद लोगों को बेवकूफ तो क्या बल्कि पानी पूरी बनाना और बेचना ही छोड़ दूंगा। नथु हलवाई को इस तरह गिड़गिड़ाते देखकर वहाँ खड़े लोग उस पर हंसने लगते हैं और लज्जित होकर सोमदत्त को पूरे 20,000 रुपए देकर चुपचाप वहाँ से अपना ठेला लेकर निकल जाता है। उस दिन के बाद वो बस स्टैंड पर दोबारा नजर नहीं आता और गरीब मोहित का पानी पूरी का धंधा फिर से पहले की तरह चलने लगता है। इस तरह ईमानदारी की जीत होती है और लालच व घमंड को पराजय का। एक बार की बात है, एक गांव में गौरी नाम की खूबसूरत औरत रहा करती थी। गौरी के पति मोहन के देहांत के बाद ससुराल की सारी जिम्मेदारी बेचारी विधवा गौरी के कंधों पर आ गई। वो बेचारी गांव में सब्जी बेचकर परिवार का गुजारा करती। उसके परिवार में एक 10 साल का देवर राजू, देवरानी बबली और उसकी खड़ूस सासू कमला रहती थी। उसकी देवरानी और सास बेचारी गौरी पर जुल्म करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। वो गौरी को अपशगुन और उसके बेटे मोहन की मौत का जिम्मेदार मानते थे। गौरी, ओ गौरी, अरे करमजड़ी कहाँ मर गई? मेरी भी क्या मती मारी गई थी जो तो जैसी अपशगुनी औरत को अपने घर की बहू बनाकर ले आई। पहले मेरे बेटे को खा गई और हमें भी चैन से नहीं जीने देना चाहती। जी माँ जी आपने बुलाया? कान में रुई ठूस कर बैठी थी क्या? हम कब से आवाज दे रहे हैं, कौन जवाब काहे नहीं दे रही थी? माँ जी वो मैं टोकरी में सब्जी जमा कर रही थी। बड़ी आई महारानी, आज खाना वाना मिलेगा कि नहीं? पता नहीं कौन सी घड़ी में साभागन से पाला पड़ गया मेरे बेटे का। अम्मा, अगर आज बबली दीदी खाना बना लेती तो मैं गांव में जाकर सब्जी बेच आती। हाय दैया अम्मा, जबान तो देखो इस कलमुही की, तुम्हारे सामने कैसे कैंची की तरह चल रही है। सूरज जितनी भोली, सीरत उतनी काली। गौरी रोते हुए वहाँ से चली जाती है और चूल्हे में खाना बनाने लगती है। गौरी 6 माह की गर्भवती होती है, लेकिन वो पूरे घर का काम करती है। अपने देवर के पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे करना और घर चलाने के लिए सब्जियां बेचकर पैसे कमाना, सब जिम्मेदारी अकेले संभालती। फिर भी वो घर में चुपचाप सबके ताने सहती। कड़ी धूप में गर्भवती गौरी सब्जी का भारी टोकरा सर पर लेकर सब्जी बेचने निकल पड़ती है। बाजार पहुंचते वो देखती है कि वहाँ पहले से ही बहुत भीड़ लग चुकी है। वो एक जगह तलाश कर अपनी टोकरी को नीचे रखती है और पानी पीने लगती है। चूँकि गौरी की सब्जियाँ ताज़ी और सस्ती होती हैं, इसलिए सब गौरी से सब्जी खरीदना पसंद करते हैं। इस बात से दूसरी सब्जी वाली लज्जो उससे बहुत जलती है। आ गई महारानी अपना टोकरा लेकर, आज इसे अच्छा मजा चखाती हूँ। लज्जो अपने कान का एक झुमका चुपके से गौरी के टोकरी में फेंक देती है और उस पर चोरी का इल्जाम लगाते हुए कहती है, हाय राम, इस कलमुही ने मेरा कान का झुमका चुरा लिया। ये कलमुही सब्जी बेचने के बहाने लोगों के जेवर चुराती है, कह देती हूँ। हे राम, ये क्या बोल रही हो लज्जो बहन, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो दिखाना अपनी सब्जी की टोकरी। अगर उसमें झुमका ना हुआ तो ये लज्जो कल से इस बाजार में सब्जी नहीं बेचेगी। हाँ, और अगर झुमका तेरे पास मिला तो तू कल से इस बाजार में नजर मत आना। लज्जो का फेंका हुआ झुमका गौरी की टोकरी में मिलता है और सब गौरी को बेइज्जत कर वहाँ से निकाल देते हैं। कल से अगर इधर अपना कदम भी रखा तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। लज्जो गौरी की सब्जी की टोकरी पलट देती है। सारी सब्जियां नाली में जा गिरती हैं। गौरी मायूस होकर खाली टोकरा लेकर वापस घर की ओर निकल पड़ती है। आज गौरी की कुछ खास कमाई नहीं होती है। गौरी वापस घर जा रही होती है, तब वो देखती है कि उसका देवर राजू गली के मवाली लड़कों के साथ जुआ खेल रहा है। गौरी राजू का कान पकड़कर उसे घर ले आती है। क्यों रे राजू, मैं तेरी स्कूल की फीस के लिए इतनी जिल्लत सहती हूँ और तू स्कूल के बहाने यहाँ बैठकर पत्ते खेल रहा है। उससे तुमको क्या फर्क पड़ता है? मेरे मन में जो आए मैं वो करूँगा। मेरी माँ जब मुझे कुछ नहीं कहती है तो तुम कौन होती हो मुझे कुछ कहने वाली? तेरे भैया का सपना था बेटा कि तू पढ़ लिख कर अफसर बने। मेरे लिए ना सही, अपने भैया के लिए पढ़ाई कर बेटा।
कमला वहीं बैठी होती है। अब तो मेरे छोटे बेटे को क्या नाप शराब पट्टी पढ़ा रही है, जरूर हमारे खिलाफ कान भर रही होगी करमचली। गौरी हर दुख को अपने सीने में दबाए चुपचाप सब सहन कर जाती है। और अगले दिन गर्भवती गौरी फिर सब्जी का टोकरा सर पर उठाकर गांव में घर घर घूमकर सब्जियां बेचने लगती है। कड़ी धूप के कारण उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसके सर से सब्जी का टोकरा गिर जाता है। तभी एक आदमी सूट बूट पहनकर वहां आता है और गौरी की मदद करता है। अरे आप ठीक तो हैं? इस हालत में इतनी कड़ी धूप में आपको सर पर इतना भारी बोझ नहीं उठाना चाहिए। ये बच्चे के सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। आप थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लीजिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ साहब जी, आपका शुक्रिया। लेकिन साहब, जब परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ सर पर हो तो साहब हर बोझ का वजन खुद ब खुद कम लगने लगता है। अगर आज भी ये सब्जियां नहीं बिकी तो अब सास की दवाई और राजू की पढ़ाई दोनों के पैसे नहीं होंगे मेरे पास। आशीष को गौरी की बातें और उसकी मजबूरी देखकर उस पर दया आ जाती है और वो गौरी से सारी सब्जी खरीद लेता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे ये सारी सब्जियां खरीद देता हूँ। यही पास में सामने मेरा घर है। आप रोजाना यहाँ आकर ताजी हरी सब्जियां हमें दे जाया करिए। इस एहसान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबू साहब। मैं बिल्कुल ताजी हरी सब्जियां लाकर रोज आपको दे जाऊंगी। शहरी बाबू गौरी से उसकी सारी सब्जियां खरीद लेता है। गौरी बहुत खुश होती है। वो अगले दिन सुबह सब्जी की टोकरी लेकर वहीं बाबू साहब के घर जाती है। बाबूजी, बाबूजी, मैं गौरी आपके लिए ताजी हरी सब्जियां लेकर आई हूँ। गौरी के बहुत आवाज लगाने पर भी कोई दरवाजा नहीं खोलता है और घर की खिड़की से धुआं निकल रहा होता है। तब घबराकर गौरी धक्का देकर दरवाजे से अंदर जाती है, जहाँ की रसोई में आग लगी होती है और एक छोटी बच्ची पीहू धुएं के कारण बेहोश पड़ी होती है। गौरी फौरन डॉक्टर को बुलाकर बच्ची का इलाज करवाती है। तभी शहरी बाबू वहाँ आ जाते हैं। क्या हो गया पीहू को? तुम ठीक हो ना? घर में आग लगी थी, धुएं से बच्ची बेहोश हो गई। डॉक्टर साहब ने कहा है कि इसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा। गौरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप समय पर नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। बाबू, आपको और मेम साहब को इस तरह बच्ची को अकेले घर में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। गौरी जी, पीहू जब छोटी थी तभी उसकी माँ कोमल का देहांत हो गया, पर पीहू इस बात से आज तक अनजान है और हमेशा अपनी माँ के प्यार और दुलार के लिए तड़पती और जिद करती है। पर अफसोस। ये बात जानकर गौरी को बहुत दुख हुआ। अब गौरी हर रोज शहरी बाबू के यहाँ सब्जियाँ देने जाने लगती है। गौरी, तुम कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ के कल? ये देखो, मैंने ड्राइंग बनाई। ये मैं, ये पापा और ये तुम सर पे सब्जी उठाए। बहुत सुंदर फोटो बनाया है बिटिया तुमने, इसलिए हम तुम्हारे लिए ये जलेबी लेने गए थे। बिटिया, अब चलो इसे खा लो और आराम करो। थोड़े समय में ही गौरी और पीहू आपस में घुल मिल जाते हैं। कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन गौरी अपनी सारी ममता मासूम पीहू पर लुटाती है और उसका ख्याल रखती है। उसके लिए अपने हाथों से बनाई हुई मिठाई लेकर आती है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। गौरी को जब भी समय मिलता वो शहरी बाबू के घर जाकर घर का सारा काम करती है और पीहू का भी ध्यान रखती है। गौरी के साथ पीहू को खुश देखकर अब शहरी बाबू की चिंता कम हो गई थी। वो मन ही मन गौरी का खूब सम्मान करने लगे और गौरी के हालात, दुख और संघर्ष देखकर गौरी के लिए उनका सम्मान कब प्यार में बदल गया ये तो शहरी बाबू भी नहीं समझ पाए। लेकिन एक दिन इन सभी बातों की खबर लज्जो को पड़ती है और वो गौरी को बदनाम करने के लिए इस मौके का फायदा उठाती है। एक दिन जब गौरी काम से वापस आ रही होती है तो उसे रास्ते में लज्जो मिली। क्यों रे गौरी, अभी तेरे पति को गुजरे साल भर भी नहीं हुआ और तू दूसरे मर्द पर अपनी नजर टिका ली। तूने अपने खूबसूरती का इस्तेमाल तो बहुत अच्छा किया है। ये क्या बोल रही हो लज्जो बहन? मैं तो बस उस बिन माँ की बच्ची का कुछ समय के लिए ख्याल रख देती हूँ। किसी की सच्ची ममता पर इतना बड़ा लांछन तो मत लगाओ। हाँ, नहीं तो लज्जो कभी झूठ नहीं बोलती। सब साफ साफ नजर आ रहा है। तू वहाँ क्यों जाती है?
अब तो सारे गांव में मशहूर होंगे हमारी गौरी और शहरी बाबू के इशकबाजी के किस्से। धीरे धीरे गांव में सभी लोग अब शहरी बाबू और गौरी के संबंध के बारे में बात करने लगते हैं। लज्जो गौरी और शहरी बाबू के खिलाफ पंचायत में शिकायत कर देती है। अगले दिन पंचायत शहरी बाबू को गांव से निकाल देने का फैसला करती है। उस शहरी बाबू की इतनी हिम्मत, गांव की बहू बेटियों पर नजर डालता है। कल पंचायत में उसे गांव से निकाल दिया जाएगा और गौरी को भी इसकी कठोर सजा मिलेगी। लज्जो इस बात की चुगली अब गौरी की सास और उसकी देवरानी से करती है। कमला चाची, भगवान झूठ ना बुलाए लज्जो रानी से। लेकिन आप तो घर बैठे सारे गांव की खबर रखती हैं, लेकिन अपने बहू की ना रख सकी। वो महारानी गांव के मर्दों पर डोरे डाल रही है। भगवान झूठ ना बुलाए, लेकिन अब तो घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अच्छा चलती है अब लज्जो। हाय हाय अम्मा, देख लिए अपने बहू के लक्षण। मैं तो कहती हूँ उसके हाथ पैर तोड़ के उसे घर से निकाल दो। चुप कर। इस घर में वही कनमुही तो 4 पैसे कमाती है जिससे हम ऐश करते हैं। लेकिन आने दो आज, उस करमजली को सबक तो आज मैं सिखाऊंगी। उस रात गांव में भारी तूफान और बारिश हो रही थी। देर रात थकी हुई हालत में बेचारी गौरी वहां आती है। ये लो अम्मा, आ गई महारानी अपने आशिक से नैन मटक्का करके। तभी बेहद भारी सब्जी का बोझा सर पर उठाए गौरी वहां आती है। थकान की वजह से उसे चक्कर आ रहा होता है। आ गई महारानी। अरे कलमुही किस जन्म का बदला निकाल रही है हमसे। पति को मरे साल भर नहीं हुआ और गांव में खुले आम उस शहरी बाबू के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। तनिको लाज शर्म नहीं बचा। ये पेट में पल रहा बच्चा तो हमारे मोहनवा का ही है ना। कि बस कीजिए माँ जी, ये क्या कह रही हैं? मैं आपके आगे हाथ छोड़ती हूँ। मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए। तभी गौरी देखती है कि आंधी की वजह से उसके कच्चे मकान का छत गिरने वाला है। वो फौरन अपनी सास को वहाँ से हटाती है और उस झोपड़े का छत गौरी के सिर पर गिर जाता है। बबली और कमला की जान तो बच जाती है, लेकिन बेचारी गौरी बुरी तरह से घायल हो जाती है। जब अगले दिन गौरी की आंख सरकारी अस्पताल में खुलती है, तब वो देखती है कि उसने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया है। वहीं पास में शहरी बाबू, उनकी बेटी पीहू, सास कमला और बबली होते हैं। कमला और बबली को अपनी भूल का एहसास होता है। वो गौरी और शहरी बाबू से माफी मांगते हैं। बेटा गौरी, मुझे माफ कर दे। कल तूने अगर अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी जान न बचाई होती तो आज हम जिंदा नहीं होते। हाँ भाभी, हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। शहरी बाबू ने हमें सारी सच्चाई बता दी है। वो आपको पसंद करते हैं। अब अगर आप हाँ बोल दो तो मुन्ने को एक पिता का प्यार और पीहू को माँ की ममता मिल जाएगी। पीहू की खुशी के लिए गौरी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और शहरी बाबू और गौरी की शादी हो जाती है। और अब गौरी और उसके पूरे परिवार की जिंदगी में खुशियाँ दोबारा लौट आती हैं और शहरी बाबू गौरी और उसके परिवार का बहुत अच्छे से ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें बुगी बुगी टीवी।